चलो बाबू, आज हम लोग देखेंगे हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का व्याख्या। इसके पहले हम लोग देखे थे प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या देखे थे। तो ये दोनों जो प्रवर्तन और अपवर्तन हम लोग जो समझ रहे हैं, ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको छूटे ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको हमने एक फिगर को दिखाया, इस फिगर को हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, ये एक रेखा है। ये रेखा ऐसा है कि ये दो माध्यम को बांट रहा है। तो यहाँ से देखिए, एक रेखा इस तरीका से आ रही है और इसका समानांतर एक रेखा ये इस तरीका से आ रही है। दोनों एक साथ चला, एक दूसरे के समानांतर। ये रेखा यहाँ पहुंची तो ये रेखा यहाँ पहुंचा। अब जरा बात बनाओ, अब यहाँ से ये रेखा का होगा तो ये माध्यम से ये माध्यम में जाएगी, बोलो ना। जबकि ये वाला जो रेखा होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो ये एक ही माध्यम में चलेगा। तो हम जानते हैं कि जब किरण एक माध्यम में चलती है तो प्रकाश का अपवर्तन कभी नहीं होता है। लेकिन ये किरण जब यहाँ से दूसरा माध्यम में जा रहा है तो इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। अब चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से इस रेखा को जो देख रहे हैं ये क्या है? तरंगार्घ है ना। अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं, अपवर्तन में पढ़े थे कि जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वहां पे क्या होता है? एक लंब होता है। मैंने एक लंब दे दिया, बोलो समझ में आ रहा? अब क्या होगा? एक किरण इस तरीका से अपवर्तित हो गया। अब चलिए, यहां से एक किरण यहां तक आई, यहां से एक किरण यहां तक आई, तो ये किरण कल्पना करो ये यहां तक आया। तो इसका जो तरंगार्घ है इस तरीका से हुआ। और यहाँ पे देखा जाए एक किरण इस तरीका से यहाँ पे अगर हम लंब दे देते हैं तो इस तरीका से एक किरण हुआ। अब समझो, यहाँ पे आपतित किरण का दिशा मैंने दिखा दिया, ये इस तरीका से ये अपवर्तित किरण है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे आई होगा और ये यहाँ पे आर होगा। तो अब एक बात समझना, इसमें भी हम फिगर में समझा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम समझा रहे हैं क्या कि अगर इसमें प्रकाश की जो चाल था हमने इसको V1 मान लिया और यहाँ से जो प्रकाश आया इसको हम V2 मान लिया। अब प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? तो बाबू, ये माध्यम चाहे तो संघन होगा चाहे तो विरल होगा। कोई माध्यम मान लो, अगर हम मान लेते हैं कि ये माध्यम विरल है और ये माध्यम संघन है, तो विरल माध्यम में चाल कुछ होगा और संघन माध्यम में चाल कुछ होगा। किसका? तरंग का। तो इसमें तरंग की चाल कुछ हुआ और इसमें तरंग की चाल कुछ होगा, यानी इसमें तरंग की चाल ज्यादा होगा, इसमें तरंग की चाल कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विरल माध्यम में, क्योंकि आपको एक बात और याद रखना होगा, तरंग और प्रकाश की चाल दोनों सेम होती है। अगर हम यहाँ पे ऐसे बोले कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में ज्यादा होता है और संघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है, तो कोई इतराज की बात नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि प्रकाश की चाल और तरंग की चाल समान होती है। आगे बढ़ के देखेंगे, तो इसको हम V मान लिए और इसको हम क्या मान लिए? V2 मान लिए। तो चलिए, ये जो फिगर आपको देख रहे हैं, तो ये I हो गया, AR हो गया और ये I हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए, तो हमने क्या है इसमें बताना चाह रहे हैं, सेम फिगर को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। इसमें जो प्रकाश की चाल होगा V1 मान लीजिए और इसमें प्रकाश की चाल होगा V2 मान लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे t बराबर 0 था
तो टी समय के बाद क्या होगा, समय टी के बाद क्या होगा। तो अब यहाँ पे चलिए, इस चीज को जो फिगर में हमने दिखाया, इसी चीज को अब हम क्या करते हैं, लेट लगाते हैं, यानी मानते हैं। चलो बाबू मैं लिख रहा हूं, माना कि एक्स डैश एक रेखा है, एक रेखा है, या ऐसा कहें कि एक समतल है, एक क्या है, समतल है। फिर लिखेंगे समतल है, एवं ए बी समतल है, ए बी एवं ए डैश बी डैश तरंगार्घ है। समझे बेटा, इसमें ये तरंगार्घ यही समझना होगा। और ये जो देख रहे लंब है, और ये जो देख रहे हैं लंब है। फिर लिखना V1 तथा V2 तरंग का वेग कहिए या चाल कहिए, वेग है। देखिए V1 और V2। अब चलिए, लगा समय AT है, तो अब हम लोग के काम आसान हो गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की हम कल्पना करेंगे, बस मैं कुछ नहीं करूंगा, आगे बढ़ेंगे। वही चीज लिखा, माना कि एक्स डैश एक समतल है, ए बी एवं ए डैश बी डैश तरंगार्घ है, V1 तथा V2 तरंग का वेग है, लगा समय क्या है, t। अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी निकालना है हमें कहाँ, तो निकालना है ए बी डैश बराबर, इसमें जो प्रकाश की चाल है V1 है, यहाँ पे V1 देंगे, इनटू फिर क्या देंगे, लगा समय T। यानी देखा जाए तो ए बी डैश बराबर आ गया VT। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से B और ए डैश के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी दूरी है, उसको हम VT से क्या करेंगे, संकेत कर देंगे, V1 और क्या होगा T। फिर लिखेंगे, अब इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, इसका दूरी क्या होगा, ये वाला दूरी क्या होगा। तो चलिए फिर लिखेंगे ए बी डैश, यहाँ पे देखेंगे ए बी डैश, तो दोनों तो ए बी डैश हो गया, यहाँ ए डैश बी था ना, ए डैश बी बी डैश हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल, अब निकाल रहे हैं यहाँ से ए बी डैश। अब क्या होगा भाई, तो यहाँ भी निकालेंगे तो क्या होगा V2 और T। चलिए अब मेरा काम बन गया, यहाँ पर हम लिखेंगे V2 और T, ये दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब चलिए दिखाई दे रहा बाबू, लिख रहे हैं त्रिभुज। अब हम चलते हैं इसमें ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश में क्या भाई, तो यहाँ पर लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, दिखा दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा साइन आई थीटा की जगह पर आई लंब। बेटा ध्यान देना, ये यहाँ पे समझना, ये मैथ का थोड़ा सा बात है, तो फिजिक्स तो मैथ का 50% हिस्सा बाबू। चलो ध्यान देना, ये समकोण है,
तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और बचा भुजा क्या होता है, आधार होता है। तो चलिए यहाँ पे आई ले लिए, तो इसका लंब हुआ कौन, इसका लंब होगा बी ए डैश और कर्ण होगा ए डैश, यानी साइन आई बराबर क्या होगा V1T बटा ए डैश। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट मान लिए। आगे बढ़ो बाबू। अब उसी तरीका से इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज, बोलो जी, ए बी डैश और ए डैश, ए बी डैश और ए डैश में, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं साइन आर, इसके सामने वाला भुजा ये क्या होगा, लंब होगा, यानी ए बी डैश बटा कर्ण क्या होगा, ए डैश। यही कर्ण होगा ना, एक कर्ण इस त्रिभुज के लिए यही है और ये त्रिभुज के लिए भी यही है, बोलो ना जी। चलो बाबू समझ में आ रहा है, बोलो, सिर्फ मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, समझ में आवेगा तो मुस्कुराहट तो होना तय है ना, नहीं समझ में आवेगा तब लगेगा कि मैं अब क्या करूं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी मान रख दो बाबू, साइन आर ए बी V2T और नीचे होगा ए डैश ए, समीकरण मान लो सेकेंड। अब देखेंगे, अब मैं लिख रहा हूं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड के संगत पक्षों में भाग देने पर, तो चलो यहां देख लेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट ये है, तो यहां लिखेंगे साइन आई बटा सेकेंड ये है, यहाँ पे लिखेंगे साइन आर, भागा देंगे इसमें, तो बराबर होगा V1T बटे ए डैश बटा V2 बटे T बटा ए डैश, इतना बटा इतना, मतलब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, सिंपल बात। तो देखने से लग रहा है ये और ये क्या होगा, चला जाएगा, बचेगा क्या बाबू, साइन आई बटा साइन आर बराबर बचेगा V1T बटा बचेगा V2T, तो T से T हटा दीजिए, यहाँ पे देखिए साइन आई बटा साइन आर बराबर बटा क्या होगा, V1 बटा V। अब थोड़ा सा देखो तो ये साइन आई बटा साइन आर, यही न था अस्नेल का नियम, यानी अपवर्तन का दूसरा नियम से, और इसी को हम कह सकते हैं क्या, नियतांक। बोलिए, नियतांक हुआ, इतना के बराबर ये होता है, इतना के बराबर नियतांक होता है, और इसी को हम अस्नेल का नियम कहते हैं, और इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम। तो हम यह लिख सकते हैं अपवर्तन के दूसरा नियम से क्या सत्य होता है, यही बेटा हम लोग का प्रूव करना था। और ये आपको 5 नंबर के लिए बोर्ड में महत्वपूर्ण होती है, यानी ऐसे समझने का प्रयास करें कि आप इसे बोर्ड में अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसे क्षमता रखें कि मैं प्रूफ कर दूंगा। तो यही था अपवर्तन का दूसरा नियम से साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। तो चलिए विद्यार्थी, ये मैं प्रूव कर दिया। अगला वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।